नमस्कार साथियों, सभी मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल के प्रतिभागी जितने भी हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप सभी स्टूडेंट्स जो कक्षा 12 के ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अपन ने शुरू कर रखी है प्रश्नोत्तर सीरीज। तो अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप हमसे जुड़े और देखें हमारा मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाएं ताकि अधिक से अधिक बच्चों का अपने इसी सीरीज़ का अधिक से अधिक फ़ायदा मिले। चाहे वो गवर्नमेंट का बच्चा हो, वो चाहे सरकारी प्राइवेट स्कूल का बच्चा हो, चाहे स्वयं पार्टी हो, सभी बच्चों के पास में अधिक से अधिक ये अपनी सीरीज पहुँचे ताकि उनको अधिक से अधिक इसका बेनिफिट मिल सके। इसके अलावा अपन ने संपूर्ण भूगोल अपने मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल पे शुरू कर रखा है, जिसके अंदर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकेंड ग्रेड हो, रीट हो, L1 हो, L2 हो, है ना, अन्य सभी प्रकार के जैसे वीडियो है, मेंस है, पटवार है, तो इन सब के लिए जितने भी टॉपिक आपके ज्योग्राफी के हैं टोटल अपन क्लियर करेंगे। तो ज़रूर देखें हमारा मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल, ठीक है। तो आज शुरू करते हैं अपनी प्रश्नोत्तर सीरीज़ का। अपना पार्ट है भू संसाधन तथा कृषि, पार्ट है 2 चल रहा है इसका, क्योंकि पीछे से पहले वाले पार्ट फर्स्ट में इसके लगभग 30 क्वेश्चन अपन पहले बना चुके हैं। अब अगले प्रश्नों के लिए देखें इसको। आज का पहला प्रश्न है, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो जब चावल की बात आती है तो सबसे अधिक चावल उत्पन्न करने वाले राज्यों में पश्चिम बंगाल का नाम आता है, ठीक है। लेकिन प्रति हेक्टेयर की बात आती है तब पंजाब का नाम आता है। प्रति हेक्टेयर उपज सबसे अधिक पंजाब में होती है और सर्वाधिक चावल जो उत्पन्न है वो कहाँ पे होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। दूसरा प्रश्न है अपना, दूसरा प्रश्न, भारत विश्व का कितने प्रतिशत गेहूँ पैदा करता है? तो संपूर्ण विश्व का 12.8% गेहूँ पैदा करता है अकेला भारत, ठीक है। अगला प्रश्न कि भारत का 85% गेहूँ किस भाग में उत्पन्न होता है? भारत के किस क्षेत्र में कहें चाहे किस भाग में कहें तो भारत का 85% जो गेहूँ है, जितनी प्रोडक्टिविटी होती है उसका 85% जो गेहूँ है वो उत्तरी मध्य भाग अर्थात उत्तर गंगा का मैदान, मालवा का पठार, हिमालय जो गिरिपद क्षेत्र है उसमें 2700 मीटर की ऊंचाई तक वाला जो भाग है वहाँ पे मुख्य रूप से ये प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि भारत में गेहूँ उत्पन्न करने वाले प्रमुख राज्य कौन कौन से हैं? जो प्रमुख राज्यों की बात आती है तब अपन देखते हैं कि भारत में कुल बोए गए क्षेत्र के 14% भाग पर गेहूँ बोया जाता है। पहली बात तो टोटल जो बोया गया क्षेत्र है उसके 14% भाग पर गेहूँ बोया जाता है। और प्रमुख उत्पादक राज्यों में यदि पूछें अपन तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान का नाम आता है। तो सबसे अधिक गेहूँ उत्तर प्रदेश में है, प्रति हेक्टेयर पंजाब में है। ये आगे प्रश्न हो रहा जाएगा अपने उपज से संबंधित है। भारत में सर्वाधिक गेहूँ पैदा करने वाला राज्य कौन सा है? तो नाम मैंने बता दिया, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक गेहूँ पैदा करता है। और प्रति हेक्टेयर यदि सर्वाधिक की बात आती है तब नाम आता है पंजाब का। किसका आता है? पंजाब स्टेट का। अगला प्रश्न है कि भारत में कुल बोए गए भाग के कितने प्रतिशत भाग पर मोटे अनाज बोए जाते हैं? ठीक है, तो 16.5% भाग पर मोटे अनाज में ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, ठीक है ना, इनको मोटे अनाजों में शामिल किया जाता है। भारत का सबसे अधिक ज्वार उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो ज्वार के अंदर पहला स्थान महाराष्ट्र का आता है। किसका आता है? महाराष्ट्र का। अगला प्रश्न है, बाजरा भारत में किन राज्यों में बोया जाता है? जब बाजरे की बात आती है तो ये गर्म और शुष्क जलवायु का पौधा है, ठीक है ना। मुख्य रूप से ये पश्चिम और उत्तर पश्चिम भाग में ही है, गर्म और शुष्क जलवायु। तो पश्चिम और उत्तर पश्चिम भाग में मुख्य रूप से गुजरात और राजस्थान इसके प्रमुख उत्पादक राज्य। इसके अलावा हरियाणा भी है, कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका भी आता है और कुछ मध्य प्रदेश का इलाका भी आता है जहाँ बाजरा बोया जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, भारत में बाजरा उत्पादन करने वाले प्रमुख राज्य? तो बाजरा महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा में भी बोया जाता है। तो सर्वाधिक बाजरा उत्पन्न करने वाला जो राज्य है उसका नाम है राजस्थान। सबसे अधिक कहाँ होता है? राजस्थान के अंदर। अगला प्रश्न है, मक्का देश में किन राज्यों में उगाया जाता है? जब मक्के की बात आती है तो मक्का देश के अंदर कहाँ कहाँ है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, उत्तर प्रदेश आदि राज्यों में उगाया जाता है, ठीक है।
अगला प्रश्न है, भारत के कुल बोए गए श्रमिक के कितने प्रतिशत भाग पर दाल बोई जाती है। जब दाल की बात आती है तो कुल के 11% भाग पर दाल बोई जाती है, ठीक है ना। दाल मिट्टी के लिए किस प्रकार उपयोगी है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। दाल मिट्टी के लिए महत्वपूर्ण है, क्यों? क्योंकि दाल नाइट्रोजन का यौगिकीकरण करती है और मिट्टी में प्राकृतिक उर्वरकता बढ़ा देती है। मिट्टी को प्राकृतिक रूप से किस प्रकार की बनाती है, उपजाऊ बनाती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न, चना की फसल पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखो। तो चने की बात आए तो चना भारत में रबी की ऋतु में बोया जाता है। 3 ऋतुएं है, खरीफ है, रबी है और जायद है, ठीक है ना। तो जो सिंचाई के माध्यम से फसलें प्राप्त की जाती हैं, मुख्य रूप से भारत की जो फसलें सिंचाई के ऊपर डिपेंड और रबी की फसलें हैं, और खरीफ की फसलें वर्षा पर डिपेंड रहती है। तो इस समय यह है चना बोया जाता है। ये उपोष्ण कटिबंधीय फसल, क्योंकि ये सर्दियों में बोया जाता है अपने यहाँ पे, ठीक है ना। तो उपोष्ण कटिबंधीय फसल है और देश के मध्य पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी भागों में मुख्य रूप से बोया जाता है। अगला प्रश्न है, अरहर को अन्य किस नाम से पुकारा जाता है। अरहर की बात आती है तो इसको लाल चना भी कहते हैं और पिजनपी भी कहते हैं, दोनों इसके नाम हैं, ठीक है। देश के कितने प्रतिशत भाग पर तिलहन फसल बोई जाती है। जब तिलहन की बात होती है, जिससे तेल नहीं प्राप्त किया जाता है, चाहे वो सरसों हो चाहे तिल हो, ठीक है ना, तो उसमें 14% भाग पर, कुल जो बोया गया एक्स्ट्रा उसके 14% भाग पर तिलहन बोया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत विश्व का कितने प्रतिशत मूंगफली उत्पन्न करता है। तो मूंगफली की बात आती है, ये भी एक तिलहन फसल है मूंगफली भी। तो इसमें भारत विश्व का 2017 की रिपोर्ट के आधार पर, डाटा आज अपने 2017 के आए रहे हैं, तो इसके आधार पर यदि अपन देखें तो 19.5% मूंगफली उत्पन्न करके अपना प्रमुख स्थान भी रखता है, ठीक है। भारत में मूंगफली उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं। जब मूंगफली उत्पादक राज्यों की बात आती है भारत के अंदर, तो गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश अग्रणी मूंगफली उत्पादक राज्य है, ठीक है ना। सबसे अधिक इसमें गुजरात में प्रोडक्टिविटी है इसकी, ठीक है। दूसरा अगला प्रश्न है, सरसों उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है राजस्थान, ठीक है। और एक शब्द आता है, राजस्थान को सरसों प्रदेश भी कहते हैं। राजस्थान को किस नाम से पुकारते हैं, सरसों प्रदेश के नाम से भी पुकारा जाता है। अगला प्रश्न, सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो किन राज्यों में होता है, तो सोयाबीन की जब बात आती है तो यहाँ पे सोयाबीन का उत्पादन मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में होता है। इन दोनों स्टेट संपूर्ण भारत की प्रोडक्ट के 90% भाग का प्रोडक्ट करते हैं अकेले, ठीक है। अगला प्रश्न, भारत की प्रमुख रेशेदार फसल है। जब रेशेदार फसल की बात आती है तो जूट और कपास। कौन सी है, जूट और कपास। भारत का कपास उत्पादन विश्व में कौन सा स्थान है, तो कपास के उत्पादन भारत का विश्व में दूसरा स्थान है, ठीक है। चीन के बाद पहला चीन का है। नरमा क्या है, तो नरमा शब्द आता है तो हरियाणा में कपास को नरमा बोलते हैं। किस कपास को, लंबे रेशे वाली अमेरिकन कपास को, ठीक है ना। उत्तर पश्चिमी भाग में नरमा बोलते हैं, विशेषकर हरियाणा के अंदर, पंजाब के अंदर इसको नरमा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जूट का प्रमुख उपयोग क्या है। जूट, तो जब जूट की बात आती है तो इसके बारे में बता दूं कि जूट का प्रोडक्ट भारत में बहुत अधिक होता था पहले भी, लेकिन देश के विभाजन के बाद में जो जूट का बहुत बड़ा प्रदेश जो है वो बांग्लादेश जो वर्तमान में है वो पहले पाकिस्तान में चला गया था, क्योंकि ये पूर्वी पाकिस्तान था। 1971 में क्या बना था, बांग्लादेश बना था, ठीक है ना। तो उसमें चले जाने के कारण भारत के पास में बहुत ही छोटा क्षेत्र रह गया थे। फिर भी आज भारत जूट उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर है, ठीक है ना। तो और अपने यहाँ पे जूट का जो प्रोडक्ट होता है वो कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में। भारत में कौन सा राज्य है, पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन में पहले स्थान पर, ठीक है। और इसका उपयोग क्या जूट का, तो इसी से वस्त्र बनते हैं, थैला, बोरे और अन्य सजावटी सामान भी बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न, गन्ने की फसल पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखो। तो गन्ने की फसल की बात आती है तो यह एक उष्णकटिबंधीय फसल है। गन्ना एक
उष्णकटिबंधीय फसल है जो आर्द्र और उप आर्द्र भागों में बोई जाती है। ठीक है, यह गंगा के मैदान में उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिम में महाराष्ट्र, गुजरात में प्रमुख रूप से बोया जाता है। और सबसे अधिक कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। सर्वाधिक कुल गन्ने की उत्पादन का 40% भाग जो है वो कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में होता है। सबसे अधिक गन्ना कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत का गन्ना उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तो ब्राज़ील के बाद में दूसरा स्थान है। पहला स्थान किसका है गन्ने के उत्पादन में? ब्राज़ील का, और दूसरा है भारत का। अगला प्रश्न, चाय के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत विश्व की चाय का 21.7% प्रोडक्ट करता है। कितना करता है? 21.7%, और इसके साथ साथ ही पहले स्थान पर है। ठीक है ना। और अपने यहाँ पे असम जो घाटी वाला क्षेत्र है वहाँ पे मुख्य रूप से चाय की प्रोडक्ट है किया जाता है। अगला प्रश्न, भारत में चाय की खेती कहाँ कहाँ होती है? जब यह बात कहाँ कहाँ की आती है तो भारत में असम घाटी, असम की जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी ढालू, वहाँ पे मुख्य रूप से चाय की खेती के लिए अनुकूल जगह पाई जाती है। इसके अलावा पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार, ठीक है ना, तो यहाँ पर भी चाय की खेती की जाती है। इसके अलावा यदि अपन पश्चिमी और पूर्वी घाट जहाँ मिलते हैं वहाँ चले तो दक्षिण के अंदर अपन देखेंगे नीलगिरी और इलायची की पहाड़ियाँ, तो इन पहाड़ियों की ढालों पर भी चाय की खेती प्रमुख रूप से की जाती है। ठीक है ना। और चाय के उत्पादन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है भारत का। लेकिन निर्यात के अंदर यहाँ एक प्रश्न आता है कि निर्यात में, चाय के निर्यात में पहला स्थान श्रीलंका का है। श्रीलंका विश्व में सबसे अधिक चाय का निर्यात करता, तो भारत क्यों नहीं करता? क्योंकि भारत में इसकी खपत बहुत ज़्यादा होती है। अधिकतर भारत के लोग सुबह उठते चाय, दोपहर को चाय, 3 बजे चाय, 4 बजे चाय और शाम को भी चाय पी लेते हैं। इस कारण से यहाँ पे चाय की खपत बहुत ज़्यादा हो जाती है, प्रोडक्ट अधिक होते हुए भी, तो हम निर्यात बहुत कम कर पाते हैं। समझ गए। अगला प्रश्न है कॉफ़ी की प्रमुख 3 किस्में कौन कौन सी है? कॉफ़ी भी एक, चाय कॉफ़ी ये दोनों पेय पदार्थ की श्रेणी में आते हैं, ठीक ना। तो इसमें कॉफ़ी एक उष्णकटिबंधीय रोपण कृषि है। रोपण कृषि का मतलब वे फसलें जिनकी बागान लगाया जाता है या 2 से 3 वर्षों तक उससे प्रोडक्ट प्राप्त होता रहता है, ठीक है ना। तो इसमें 3 किस्में आती है कॉफ़ी की। एक का नाम अरेबिका, दूसरी का रोबस्टा, तीसरा लिबेरिका, ठीक है ना। ये तीनों अरेबिका, रोबस्टा और लिबेरिका कॉफ़ी की किस्में हैं। अगला प्रश्न है कि भारत कॉफ़ी में की किस किस्म का सर्वाधिक प्रोडक्ट करता है? तो अरेबिका किस्म। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी कॉफ़ी होती है? अरेबिका, ठीक है ना। और भारत विश्व के रिपोर्ट के आधार पर यदि देखें 2017 के आधार पर, तो भारत विश्व की 3.4% कॉफ़ी का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है IADP और IAAP का पूरा नाम क्या है? तो IADP का पूरा नाम है गहन कृषि जिला कार्यक्रम, ठीक है, गहन कृषि जिला कार्यक्रम। और दूसरा जो है IAAP है उसका पूरा नाम है गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम। अंग्रेजी में कहें तो IADP है इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम, और दूसरा IAAP का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर एरिया प्रोग्राम, ठीक है। इस प्रकार से अपन इसको लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है आज़ादी के बाद खाद्यान्न उत्पादन में सुधार के लिए कौन कौन से उपाय अपनाए गए? तो आज़ादी के बाद में सरकार के सामने बहुत बड़ी समस्या थी कि यहाँ अकाल पड़ते थे और लोगों को खाने की वस्तुएं प्राप्त नहीं होती थी। सबसे बड़ी समस्या किसकी थी? खाद्यान्न की थी, है ना। तो इसके लिए सरकार ने सबसे पहले क्या उपाय किए? व्यापारिक फसलों की जगह खाद्यान्न फसलों को उगाने पर बल दिया गया। एक बात, कृषि गहनता को बढ़ाया गया, ठीक है ना, अर्थात कृषि के अंदर बड़े प्रदेश में अधिक उत्पन्न प्राप्त करने की तकनीकी जो है उसको काम में ली गई।
और कृषि योग्य बंजर और जो प्रति भूमि पड़ी थी जिसके अंदर सुधार करके उसमें खेती की जा सकती है, उस भूमि को कृषि योग्य बनाया। ये 3 महत्वपूर्ण सुधार किए गए थे। अगला प्रश्न, सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन क्या है? जब राष्ट्रीय मिशन की बात आती है तो सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन के तहत क्या किया जाता है? कृषि को अधिक विशिष्ट, स्थायी, पारिश्रमिक व जलवायु के अनुकूल बनाने के लिए समग्र कृषि प्रणालियों को बढ़ावा देकर के उपयुक्त मिट्टी व नमी संरक्षण के उपायों को अपना करके प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण किया जाता है, ताकि हमारी जो कृषि है, हमारी जो प्रकृति है, कृषि के अंदर अपना सहयोग देती रहे। ठीक है ना, इसके लिए तो समझ गए होंगे सतत कृषि के लिए। समझ गए राष्ट्रीय मिशन का मतलब कि खेती को बढ़ाने के लिए जो जो टेक्नोलॉजी काम में लेनी होती है वो सारी काम में ली जाती है। अगला प्रश्न, भारत किसान पोर्टल क्या है? तो भारत किसान पोर्टल किसानों की हर तरह की समस्याओं के निदान के लिए एक मंच है जो किसानों के बीमा, कृषि भंडारण, फसल विस्तार गतिविधि, बीज, कीटनाशकों, कृषि मशीनरी और अन्य समस्त प्रकार की जानकारी प्रोवाइड करता है। ठीक है ना। अगला है भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी है? तो भारतीय कृषि की प्रमुख समस्याएं हैं मानसून की अनियमितता। भारत में वर्षा कभी जल्दी आती, कभी लेट आती, कभी ज़्यादा आती, कभी कम आती, कभी सूखा पड़ जाता है, ये समस्या रहती है। और भारतीय किसान कृषि पर डिपेंड है। कृषि किस पर डिपेंड है? मानसून पर डिपेंड है। इसलिए यहाँ से एक प्रश्न आता है, भारतीय कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं। इसीलिए इसको जुआ कहते हैं क्योंकि मानसून अनियमित, अनिश्चित, अपर्याप्त रहता है, कभी भी निश्चित नहीं रहता। अगला निम्न उत्पादकता है भारतीय कृषि के अंदर, प्रोडक्टिव बहुत कम है क्योंकि कृषि मानसून पर निर्भर करती है और अपन परंपरागत कृषि प्रणालियों का यूज करते हैं, जिसके कारण खेती अनुत्पादक सिद्ध होती है, अधिक लाभ दे नहीं पाती है। तीसरा है भूमि सुधारों की कमी। सरकार इस ओर विशेष ध्यान दे नहीं पा रही है। भूमि सुधार कार्यक्रम यदि सरकार ने कुछ बना भी दिए है तो वो धरातल पे पूर्ण रूप से लागू नहीं हो पाते। ठीक है ना। इसके कारण भारतीय किसान को बड़ा लॉस होता है और इसमें प्रोडक्टिविटी पे उसका असर होता है और हमें उत्पादकता कम मिलती है। चौथा, छोटे खेत विखंडित जोत। ठीक है ना। जोत का मतलब खेतों से है। तो यहाँ पे क्या है कि किसान, भारतीय जो कृषि के अंदर अपन देखें तो हमारे जो किसान है उसमें भूमि का बंटवारा जो परंपरागत अपनी विधियाँ हैं कि एक पिता की संतानों में उसका बंटवारा हो जाता है, लेकिन एक दूसरी बंटवारा भी हो, लेकिन बंटवारा भी इस रूप में होता है कि एक किसान के यदि एक साइड में एक खेत है तो उसके 2 संतान है तो उसके 2 टुकड़े करेंगे, दूसरी साइड में एक खेत और है तो उसमें 2 संतान है तो उसके 2 टुकड़े करेंगे। इस प्रकार से उनका जो खेत बड़ा न रह करके विखंडित हो जाता है, छोटी छोटी जोतें रह जाती है। उसमें किसान चाहते हुए भी बहुत अधिक इन्वेस्ट कर नहीं पाता है, इस कारण से वो खेत है उसमें कृषि कार्य नुकसानदायक रहता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न, भारत में गेहूं व चावल की किस्में कहाँ से ली गई है? तो भारत में अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए गेहूं और चावल की जो किस्म है 1960 के दशक में, ठीक है ना, गेहूं तो लिया गया था मेक्सिको से और चावल लिया गया था फिलीपींस से। तो ये अधिक उत्पादन देने वाली प्रमुख फसलें हैं। ठीक है ना। तो इसी तरह के प्रश्नोत्तर सीरीज के लिए आप देखते रहिए हमारा मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंचाएं ताकि हमारे मिशन का जो लाभ है अधिक से अधिक बच्चों तक पहुंच सके। और उनका जो टारगेट है कि भूगोल के अंदर मिशन 100 जिसको अपन कहते हैं, ठीक है ना, कि 100% अंक प्राप्त करने के लिए उनका प्रयास है और उसमें हमारा जितना सहयोग हम दे रहे हैं और शायद कोशिश है हमारी कि लगभग उनका जो लक्ष्य है वो पूरा हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखें हमारे मिशन ज्योग्राफी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।